हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए एंशिएंट हिस्ट्री में हम जो मौर्य साम्राज्य को देख रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने जो है मौर्य साम्राज्य में जो मौर्य काल के जितने शासक रहे हैं उसको देखा था। साथ ही साथ हमने जो है मौर्य काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था कैसी रही, समाज कैसा रहा, उन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो है मौर्य काल के टाइम पे वहाँ की कला और वास्तुकला किस तरह थी उसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझेंगे ताकि इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और साथ ही अगर आपने इससे पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है आपको एंशिएंट हिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा जहाँ से आप इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, मौर्य टाइम पे जो मौर्य कला और उसकी वास्तुकला साहित्य जो है के अंतर्गत हमें जो है पढ़ना है। एक तो वहाँ की जो शिलालेख थे, अभिलेख थे, उसको पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो स्तंभ हैं, ठीक है, अशोक के जो स्तंभ रहे हैं, विभिन्न स्तंभ हैं और स्तूप जो है, गुफा जो है, ठीक है, इस गुफा में मेनली जो बराबर की गुफा है, नागार्जुन की गुफा है, इसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मृदभांड और कॉइन्स को भी हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें हमें जो है फोकस करनी है मौर्य कला पे। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि जो हड़प्पा सभ्यता के बाद जो कला सबसे व्यवस्थित रूप में हमें देखने को मिलती है या जिसका विकास जो है बिल्कुल व्यवस्थित रूप में हुआ है, वो मौर्य काल से ही प्रारंभ होता है। सबसे पहले हमने जब हड़प्पा का देखा था तो उसमें हमने देखा था कि वहाँ की कला और वास्तुकला जो हड़प्पा सभ्यता की थी, बिल्कुल हमने उसको व्यवस्थित रूप में देखा था, पढ़ा था। ठीक है, और उसके बाद हमें कहीं भी जो है आपने देखा होगा कि इस तरह से जो है कला का विकास हमने नहीं देखा। हड़प्पा के बाद सीधे जो है हमें मौर्य काल में ही जो है इस तरह से व्यवस्थित रूप में कला देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जो है शिलालेख को देखते हैं। शिलालेख जो है आपके चट्टानों पे, पत्थरों पे उकेर के जो है बनाए जाते हैं, उसको जो है शिलालेख कहा जाता है। ठीक है, तो शिलालेख जो है अशोक के जो शिलालेख थे उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो टोटल जो है 14 जो है शिलालेख हम पे प्राप्त हुए। हमने जो है पहले वीडियो में भी जो है इसको थोड़ा सा देखा था। तो जो शिलालेख है, 14 शिलालेख जो है अशोक के हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इन जो शिलालेख है, इस शिलालेख में जिस लिपि का प्रयोग किया गया है वो है आपका ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक और अरमाइक। ठीक है, ये 4 लिपि हैं जिसका उपयोग जो है अशोक के शिलालेख में देखने को मिला है। हमने पिछले वीडियो में ही देखा था कि जो मौर्य साम्राज्य था वो फारस की खाड़ी से लेके पूरे जो है यहाँ पे बंगाल तक और यहाँ उत्तर में कश्मीर से लेके दक्षिण में जो है कर्नाटक के जो है मैसूर तक जो है इसका विस्तार हमें देखने को मिला था। तो इसी में जो है आपके जो अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे हमें जो है शिलालेख की जो लिपि हमें देखने को मिलती है वो जो है ग्रीक और अरमाइक लिपि हमें वहाँ से प्राप्त हुई है। अगर हम अफगानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो वहाँ पे हमने जो है जो लिपि देखने को मिली है मौर्य काल की, वो है खरोष्टी लिपि। बाकी जितने जो भारत के जितना पूरा जो क्षेत्र है वहां पे हमने मेनली जो है देखने को मिला है वो है आपकी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और अशोक के जितने अधिकांश जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा जो है ब्राह्मी लिपि में ही जो है ये अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो भाषा याद रखिएगा, प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में जो है सबसे ज्यादा अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख जो है इसकी जो लिपि थी, भाषा थी, वो कैसी थी, तो ये थी खरोष्टी लिपि में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पूछा गया था कि अशोक के कौन से अभिलेख है जो खरोष्टी लिपि में, खरोष्टी भाषा में जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो वो है आपकी शाहबाजगढ़ी और मानसेरा, ऑप्शन दिया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि
कौन सी लिपि है जिनको जो है दाएं से बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ से इस तरह से जो है लिखा जाता है, तो वो है आपकी खरोष्टी लिपि, ठीक है। इसको हमने पिछले वीडियो में भी जो है देखा था। आगे देखिए, जो ग्रीक और अरमाइक लिपि है, अरमाइक भाषा है, ठीक है, उसमें जो है अभिलेख जो है कहाँ से प्राप्त हुए, तो जो सरेकुना अभिलेख है वो जो है ग्रीक और अरमाइक में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो अशोक के जो अभिलेख है उसको सबसे पहले किन्होंने पढ़ा था, तो जो जेम्स प्रिंसेप थे उन्होंने जो है अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था। और इन जो शिलालेख जो हमें मिले हैं, तो शिलालेख की जो खोज है वो किसने की थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो टेम्पलर ने जो है इसकी खोज की थी। तो यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखना है कि अशोक के जो अभिलेख है उसको सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, लेकिन अगर खोज की बात करते किसने ढूंढा था सबसे पहले, तो टेम्पलर ने, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम शिलालेख को देखते हैं एक एक करके, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इसको आपको याद भी रखना है। तो सबसे पहले अगर हम शिलालेख 1 की बात करते हैं, तो शिलालेख 1 से हमें ये पता चलता है कि अशोक द्वारा जो है पशु बलि पर जो है रोक लगाया गया था, ठीक है। तो पूछा जाता है किस अभिलेख से जो है में ये दर्शाता है कि अशोक के द्वारा जो है पशु बलि प्रतिबंधित था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा शिलालेख 1 में। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इम्पोर्टेंट जो है उसके बाद है आपका शिलालेख 5। इसमें जो है धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बताया है, ठीक है। अशोक द्वारा जो धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई उसके बारे में बताया है। आगे देखिए, 2 ऐसे शिलालेख है जिसमें जो है अशोक की जो तीर्थ यात्रा थी उसका उल्लेख है। तो एक है शिलालेख जो है आपका 7 है और शिलालेख 8 है, ठीक है। ये 2 अभिलेख है ऐसे हैं जो अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख करते हैं, क्लियर। आगे अगर हम देखते हैं शिलालेख 12 है, ठीक है। शिलालेख अगर 12 को देखते हैं तो इसमें अशोक की जो धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पण था वो जो है शिलालेख 12 में हमें पता चलता है। शिलालेख अगर 13 की बात करें तो इसमें यह पता चलता है कि कलिंग युद्ध में जो है अशोक की विजय हुई थी, कलिंग युद्ध हुआ था, ठीक है, अशोक के साथ। और इसी में जो है इसके बाद से जो है अशोक का जो है हृदय परिवर्तन हो गया था, ठीक है। काफी लोग इस युद्ध में मारे गए थे, उसके बाद उन्होंने जो है युद्ध को छोड़ के जो है धार्मिक चीजों की तरफ आगे बढ़ा जो अशोक है। तो इस तरह उसमें जो हृदय परिवर्तन हुआ उसके बारे में जो हमें देखने को मिलता है वो आपके शिलालेख 13 में देखने को मिलता है, क्लियर है इतनी चीजें। अब चलिए आते हैं स्तंभ की ओर। टोटल हमें जो स्तंभ प्राप्त हुए हैं मौर्य काल के टाइम के अशोक के, वो हमें 7 स्तंभ प्राप्त हुए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है सबसे पहले कि जो स्तंभ है वो सिर्फ ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। शिलालेख हमने देखा था कि अरमाइक है, ग्रीक है, खरोष्टी है, ब्राह्मी है, 4 लिपि में प्राप्त हुए, लेकिन जो स्तंभ है उसकी लिपि सिर्फ जो है ब्राह्मी लिपि ही थी, ठीक है। तो स्तंभ को अगर हम यहाँ पे समझे तो इस तरह से स्तंभ होता है, यहाँ पे होती है तना और यहाँ जो है शीर्ष होता है, ठीक है। तो शीर्ष को भी इस तरह से बांटा गया है जो अशोक के शीर्ष है। तो सबसे ऊपर वाला जो होता है, जो ये ऊपर है, यहाँ पे जो है पशु की आकृति बनी होती है, ये जो है चौकी है, इसको जो है कंठ कहा जाता है। यहाँ पे जो है इस तरह से जो है कमल के जो फूल होते हैं वो इस तरह से यहाँ पे बने होते हैं और इसको जो है कहा जाता है मेखला और ये तना। तो इस तरह जो है स्तंभ जो है इतने पार्ट में जो है विभक्त होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से स्तंभ है वो कहाँ मिले हैं। तो सबसे पहले प्रयाग स्तंभ, जिसको इलाहाबाद स्तंभ भी कहा जाता है, ये हमें प्राप्त हुए कौशाम्बी से मिला है, ठीक है। और जो ये अशोक का स्तंभ है, लेकिन जो अकबर ने जो है इसको जो है इलाहाबाद में स्थापित कर दिया था, ठीक है। स्थापित किसने किया था, तो अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित किया था। दिल्ली टोपेरा, ये भी मौर्य टाइम का अशोक का जो है ये स्तंभ है और इसको जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है दिल्ली के से टोपेरा लाया गया था, क्लियर है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा।
रामपुरवा स्तंभ है, लौरिया अरेराज है और नंदगढ़ है। तीनों जो है कहाँ स्थित है, तो ये जो है बिहार के चंपारण में स्थित है। ठीक है, रामपुरवा, अरेराज और नंदगढ़, ये जो स्तंभ जो है कहाँ है, तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट स्तंभ है, याद रखिएगा, सारनाथ का स्तंभ। ये जो है मेनली जो है वाराणसी में है। इसके जो है कैरेक्टर को पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसकी विशेषता जो है। एक तो ये है यहाँ के वाराणसी में है। निर्मित जो है ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसमें चमकदार पॉलिश लगाई गई है। ठीक है, और इसमें जो है 4 सिंह है और 4 पशु जो है इस स्तंभ में है। 4 सिंह मेनली जो है, इसको जो है जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वो भी जो है क्या है, सारनाथ का स्तंभ ही है, जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है इसमें 4 सिंह है और 4 पशु हैं। कौन कौन से हैं, घोड़ा, हाथी, सिंह और बैल। अब यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें जो है बीच में जो है एक तो 24 आरे वाली जो है चक्र बना हुआ है। ठीक है, इस तरह जो आप तिरंगा में देखते होंगे, इस तरह से जो है, तो यहाँ जो है तो 24 तिलियों वाला जो है चक्र जो है बना हुआ है, जिसका इस्तेमाल हम हमारा जो है राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में देखने को मिलता है। आगे चलिए स्तूप देखते हैं। स्तूप को अगर हम देखें तो स्तूप में आपको याद रखना है कि कौन सा स्तूप कहाँ है, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, तो स्तूप सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है। बरहूत स्तूप है, ये भी जो है मध्य प्रदेश में है। सारनाथ है, ये भी जो है, ये स्तंभ और स्तूप दोनों ही वाराणसी में है। और सारनाथ स्तूप को ही जो है धमेक और धर्मराज का स्तूप कहा जाता है। ठीक है, तो अगर कहीं पे नाम बदल के दिया जाता है तो भी आपको याद रखना है, जो सारनाथ का स्तूप है उसी को जो है धमेक या धर्मराज का स्तूप कहते हैं, जो कहाँ है, वाराणसी में है। और नेक्स्ट है नालंदा, जो कहाँ है, बिहार में है। क्लियर है। आगे चलिए गुहा वास्तु या गुफा है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 2 गुफा आपको यहाँ याद रखनी है जिनके द्वारा निर्मित किया गया है। एक तो आपको बराबर की गुफा याद रखनी है, जो है अशोक के द्वारा जो है बनाई गई है। ठीक है, इसमें जो है बौद्ध के जो आजीविक संप्रदाय है उससे संबंधित जो है इस गुफा में है। और इस गुफा में जैसे अंदर जाते हैं 4 जो है गुफा देखने को मिलती है, जिनको काट काट के जो है बनाया गया है। एक तो करण चौपार है, सुदामा गुफा है, लोमस ऋषि है और विश्व जोपरी है। आगे इसके आगे जो है, इस गुफा के आगे तो है जोड़ की जो है एक नागार्जुन की गुफा बनाई गई है, जिसको जो है दशरथ द्वारा जो है बनाया गया है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। बराबर की गुफा जो है अशोक के द्वारा निर्मित है और नागार्जुन की गुफा जो है किसने बनाई है, तो दशरथ ने। ठीक है, लोक कला की अगर हम बात करते हैं तो लोक कला का ज्ञान जो है, यक्ष यक्षिणी की जो कुबेर की मूर्तियां हैं उसी को जो है कहा जाता है यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां। ठीक है, तो जो मौर्य काल में जो ये मूर्तियां हमें देखने को मिलती है, उसी से जो है इस टाइम का जो है लोक कला का हमें ज्ञान होता है। ठीक है, लोक कला के बारे में हमें पता चलता है। तो ये जो लोक कला है वो कहाँ से कहाँ तक थी, तो मथुरा से लेके जो पाटलिपुत्र, विदिशा, कलिंग तक जो है मौर्य काल की लोक कला हमें देखने को मिलती है। ठीक है, मृद भांड की अगर बात करें तो मृद भांड जो है किस तरह से थे, जो बर्तन थे उस टाइम पे, तो वो थे उत्तरी काली पॉलिश वाले जो है मृद भांड हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे जो है देख लेते हैं। नोट कर ले, जो क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने इसको यहाँ पे ले लिया है। तो एक अभिलेख है सोहगौरा और महास्थान अभिलेख। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा कि इसमें जो है पता चलता है हमें कि जो है, तो हमें जो है जो अशोक ने जो है अकाल के समय जो है अनाज का वितरण किया था, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है सोहसेरा और महास्थान अभिलेख में। ठीक है, एक अभिलेख है कौशाम्बी अभिलेख, जो प्रयाग वाला है। ठीक है, इसको जो है रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि रानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है, या रानी किस अभिलेख को रानी के अभिलेख के नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका कौशाम्बी
का अभिलेख। ठीक है, तो ये रहा आपका मौर्य कला से संबंधित कुछ फैक्ट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारा जा सके। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो हैं आपके मौर्योत्तर काल को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।